नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें हैं। काली मिर्च का वायदा कब तक शुरू होगा और कमोडिटी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कब तक मंजूरी मिलेगी, और साथ ही मेटल ट्रेडिंग में एनसीडीएक्स की क्या है नई योजना। इन तीन बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही क्रूड के ऊपर एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,850 के स्तर पर आप बिकवाली करें। 28,650 का टारगेट होगा। 28,950 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। क्रूड 3330 के भाव पर बेचें, 3250 का टारगेट होगा। 3370 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड और गोल्ड में 28,800 के स्तर पर बेचें, 28,500 का टारगेट होगा। 28,961 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। और खबर ये है कि कमोडिटी में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को ट्रेडिंग की मंजूरी मिल सकती है। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, और इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेबी से एक रिपोर्ट मंगवाई है और उस रिपोर्ट में ये पूछा गया है कि कमोडिटीज में क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया जाए या नहीं। और सेबी ने भी इस पे हामी भर दी है। सेबी का ये कहना है कि कमोडिटीज के अंदर भी जिस तरीके से इक्विटी के अंदर एफपीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से कमोडिटीज में भी एफपीआई को मंजूरी दे देनी चाहिए। और ये रिपोर्ट सेबी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दी है। तो हम उम्मीद की जा रही है कि जो सेकंड फेज जो होगा रिफॉर्म का कमोडिटीज मार्केट का, वो इस बजट में अनाउंस हो सकता है। और वित्त मंत्री खुद इस बजट में ये अनाउंस कर सकते हैं कि जो एफपीआई हैं वो कमोडिटी मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज तरुण तीन बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। और दूसरी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि काली मिर्च का वायदा कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स ने वायदा शुरू करने के लिए एप्लीकेशन दिया है सेबी के पास। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास तरुण? बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूंगा कि एमसीएक्स ने ब्लैक पेपर को स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसी के साथ साथ फिर एनसीडीएक्स ने भी ब्लैक पेपर को री-लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दे डाली। लेकिन सेबी ने साफ कर दिया है कि जब तक एनसीडीएक्स अपनी उनका पहले जो मामला था ब्लैक पेपर का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जब तक उसकी कंक्लूड रिपोर्ट सेबी को नहीं सौंपेंगे, तब तक इसका ब्लैक पेपर का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि सेबी ये जानना चाहता है कि उस समय क्या हुआ था, क्या फॉल्ट एक्सचेंज की तरफ से रह गया था और किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सके। तो इस वजह से समय लग रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ब्लैक पेपर को रीलॉन्च करने की नोटिफिकेशन सेबी की तरफ से आ सकता है। लेकिन एमसीएक्स मतलब जो एग्री कमोडिटी के अंदर अपना रुझान पहले दिखा चुका है, उसी की और उन्होंने एक ब्लैक पेपर से पकड़ मजबूत करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और चलिए आखिरी बड़ी खबर यह है कि मेटल फ्यूचर पर अब एनसीडीएक्स की भी पैनी नज़र है। और निकिल और एल्युमिनियम में एनसीडीएक्स डिलीवरी बेस्ड वायदा शुरू करना चाहता है। ये एक बड़ी खबर है। ऐसे में तरुण, क्या ये माना जाए कि एनसीडीएक्स अब एमसीएक्स को कम से कम मेटल की ट्रेडिंग में कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी एनसीडीएक्स बना रहा है, जरूर वो आने वाले समय में एमसीएक्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। क्योंकि यदि आप एमसीएक्स के बेस मेटल की यदि स्टडी करेंगे तो साफ तौर से निकल के आता है कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती। और सेबी या पहले कहें कि एफएमसी का भी ये कंसर्न था कि इसमें कौन लोग हैं जो ये, क्योंकि हैजिंग के पर्पस से स्टार्ट किया गया था, लेकिन कौन लोग हैं जो हैजिंग कर रहे हैं। तो इसी का लूपहोल को एनसीडीएक्स पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उसने करीबन 25 इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के साथ सेबी के साथ मीटिंग की है कि वो निकल और एल्युमिनियम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहता है। और सेबी भी अब उसकी फिजिबिलिटी की चेक कर रहा है कि किस तरीके से इसमें डिलीवरी बेस्ड काम किया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो एमसीएक्स के लिए एक टफ कंपटीशन एनसीडीएक्स की तरफ से मिलेगा। क्योंकि एनसीडीएक्स इस समय यदि देखें तो एक बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एग्री कमोडिटी के प्राइजेस कम है, तो वॉल्यूम वहां पे नहीं हो पा रहा है। यदि मेटल स्टार्ट होता है तो एक रिवाइवल एनसीडीएक्स को भी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक टफ कंपटीशन एमसीएक्स को एनसीडीएक्स की तरफ से मिल सकता है। शुक्रिया तरुण आपका इन तीनों खबर पर विस्तार से बताने के लिए। तो ये तीन बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट के लिए जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई। और तरुण यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह से इसको लेकर प्लानिंग
चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर पर। खबर यह है कि रुपए में आज शुरुआती दौर से बड़ा एक्शन आया है। शुरुआती दौर में रुपए में जोरदार गिरावट आई थी और रुपया रिकॉर्ड लो के करीब पहुंच चुका था। शुरुआती कारोबार में 68-82 के भी पार चला गया था रुपया, और रुपए का अब तक का रिकॉर्ड लो 68.85 है। तो रिकॉर्ड लो से 3-4 पैसे की दूरी पर रुपए यहाँ पर उसके बाद रिकवरी शुरू हुई और अब रुपया निचले स्तर से रिकवर होना शुरू हुआ है, क्योंकि खबर ये आई है कि आरबीआई ने इंटरवीन किया है, डॉलर में बिकवाली की है, उसका इंपैक्ट यहाँ पर रुपए की कीमतों पर दिखा है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रवि सिंह हैं एसएमसी कॉमट्रेड के, और साथ ही हमारे साथ फैयाज हुदानी हैं कोटक कमोडिटी के। रवि, क्या जो रुपए में ये रिकवरी दिख रही है, ये रिकवरी अभी और कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर आपको लगता है कि रुपया यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है? देखिए मृत्युंजय जी, ये क्लियर है कि गवर्नमेंट ने इसलिए भी इंटरवेन किया हुआ क्योंकि इस समय आरबीआई के पास रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो $367 बिलियन का है, जो कि एक अच्छा रिजर्व है। अगर उसमें से उन्होंने थोड़ा भी क्वांटिटी सेल किया तो इसी वजह से आपको 20 पैसे की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर अदरवाइज देखें तो जो आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आप टॉप देखें तो वो 68.85 का होता है, तो टेक्निकल चार्ट पे भी एक बार यहाँ पर अपर बैंड देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप यूरो, जीबीपी, आरएम या सारी करेंसीज, वर्ल्ड की सारी करेंसी को कंपैरिजन करें तो वो करेंसीज लगभग पिछले 8 दिनों में लगभग 3.5% टूट चुकी हैं। लेकिन अगर रुपए की बात करें तो वो 2.25% से वापस से गिरावट है कि अब 2.5% तक की टोटल गिरावट रह जाती है 8 दिन के अंदर, जो कि एक बड़ा चेंज है क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। ओवरऑल अप साइड में जो बात हो रही थी कि 70 की, फिलहाल अब हमारे यहाँ पे जीएसटी और बजट की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि रुपए में अब ये टॉप आउट हो चुका है। यहाँ से वापस रुपए में मजबूती लौटती हुई नज़र देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो रुपए में रवि कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी और आ सकती है। फिलहाल 68-65 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है रुपया, यानी करीब 17 पैसे की रिकवरी रिकॉर्ड लो के करीब से यहाँ पर रुपए में हो चुकी है। अभी 68.65 के आसपास रुपए में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड में जिस तरह से हलचल रही है और इस बीच नोमुरा का एक बड़ा बयान आया है ओपेक की मीटिंग को लेकर। नोमुरा ने यह कहा है कि 30 नवंबर की ओपेक की मीटिंग में उत्पादन घटने की संभावना 70% है, यानी 70% उम्मीद इस बात की है कि क्रूड का उत्पादन घटेगा। ये बात नोमुरा ने कही है, और नोमुरा ने कहा है कि 10 लाख बैरल उत्पादन जो है वो ओपेक की तरफ से कट हो सकता है रोज़ाना, और अगर ऐसा होता है तो कीमतों में करंट लेवल से करीब $2 की मजबूती आ सकती है। और नोमुरा ने कुछ तर्क दिए हैं इसके पीछे, और नोमुरा का ये कहना है कि ओपेक कड़े फैसले लेने के मामले में ओपेक का रिकॉर्ड अच्छा है। जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था तब क्रूड की कीमतें $40 तक लुढ़क गई थी। उसके बाद ओपेक ने यह फैसला लिया था उत्पादन कट का, उसके बाद 1 साल में ही भाव 40 से बढ़कर $80 तक पहुंच गया था। रवि, आपका कमेंट क्या होगा, और इन तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा क्रूड में? देखिए मृत्युंजय जी, आपने जो पॉइंट बताया उनमें थोड़ा सा अगर इलेबरेट करके आप देखें तो लगभग यहाँ पर इराक या ईरान को देखें तो वो शायद इस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से एग्री नहीं है, इसीलिए वहाँ के ऑयल मिनिस्टर्स जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। तो ओवरऑल अभी सेंटिमेंट बनना बड़ा मुश्किल यहाँ पर दिखाई देता है। और 2008 की जैसे आपने बात करी तो उस टाइम पर लेमन ब्रदर के टाइम पर सिचुएशन डिफरेंट थी, आज सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से चेंज है। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल विंटर सीजन की एक डिमांड की वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी एक रैली जरूर देखने को मिल सकती, लेकिन $50 के ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है WTI क्रूड को। ओवरऑल देखें तो वापस से 46.80 यानी कि $46-80 तक का रेट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। आज स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि क्रूड में फिलहाल एक बार सेल की स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए। चलिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं ओपेक पर आप बड़ी कवरेज, बड़ी रिसर्च रिपोर्ट आप ओपेक की बैठक के ऊपर देख रहे हैं। ओपेक के सामने चुनौतियां क्या हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इराक, ईरान और इंडोनेशिया कटौती पर अब तक पूरी तरह से सहमत नहीं हुए हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। वियना में सदस्य देशों के एक्सपर्ट्स की बैठक में इस बात के संकेत मिले हैं कि इराक, ईरान ने अब तक सहमति नहीं जताई है। इराक चाहता है कि उसे उत्पादन कटौती में छूट दी जाए, और ईरान की भी ये दलील है कि उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी यहाँ पर मिले, क्योंकि सैंक्शन की वजह से ईरान का उत्पादन ऑलरेडी पहले ही घट चुका है। तो ये चुनौतियाँ ओपेक के सामने आएंगी इस बैठक में।
ये हम आपको पहले बता रहे हैं। सऊदी और बाकी खाड़ी देश उत्पादन 10 लाख बैरल घटाने को तैयार है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। नॉन ओपेक मेंबर रूस भी उत्पादन घटाने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक देश है ओपेक के बाद रूस नॉन ओपेक में, और रूस ने अब तक सहमति नहीं जताई है। ये कुछ चुनौतियां हैं जिससे गलट की स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और आपको बता दें कि उत्पादन कटौती को लेकर अल्जीरिया ने एक नया फॉर्मूला दिया है। अल्जीरिया का यह कहना है कि रोजाना 4 से 4.5% उत्पादन घटाने का प्रस्ताव यहाँ पर अल्जीरिया ने दिया है कि ये कट होना चाहिए, और रोजाना उत्पादन घटकर 32.5 मिलियन बैरल के आसपास करने का प्रस्ताव यहाँ पर अल्जीरिया ने दिया है। और इसके लिए सऊदी अरब को रोजाना 5 लाख बैरल उत्पादन घटाना होगा। फैयाज, आपके हिसाब से तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए, ओपेक की मीटिंग को देखते हुए क्रूड पर किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? मृत्युंजय, काफ़ी हद तक आपने फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि ब्रॉडली सेंटिमेंट्स ये है कि यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं जाने हैं। फंड्स को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ के प्राइसेस नहीं दिख रहे हैं। हमने एक करेक्शन देखा कि $52 से गिर के मार्केट $42 तक आ गई है। तो मुझे ब्रॉडली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल बाई साइड की तरफ लगता है। जो लास्ट लेग हमने देखा था करेक्शन का, जहाँ से 42 से 52 तक हम गए और वहाँ से करेक्ट होकर नीचे आए, मुझे लगता है इस बार मार्केट दोबारा 52 का स्तर कम से कम छुएगी और आने वाले वक्त में 52 के स्तर को भी क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 52 के स्तर को अभी क्रॉस कर सकता है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ओपेक के 5 बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ओपेक की बैठक की खबर जब भी आप सुने तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई देश यहाँ पर इसमें सहमति नहीं जताता है तो उसकी कितनी बड़ी भूमिका ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर हो सकती है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका इमीडिएट टारगेट रवि क्रूड को लेकर क्या है ओपेक की मीटिंग से पहले? देखिए मृत्युंजय जी, मैं मोमेंटम ट्रेड ज़्यादा देखता हूँ, खासतौर से इंट्राडे के हिसाब से। रुपी को यहाँ पर अगर स्ट्रांग देखें तो मुझे लगता है कि एक बार 3250 तक का डिप देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से आप ज़रूर यहाँ पर एक बार सेल करके चल सकते हैं। 3370 की स्टॉप लॉस से 3250 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर नाइमेक्स क्रूड को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ज़रूर है कि $48 एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है फैयाज, बिल्कुल संक्षेप में नेचुरल गैस के ऊपर आपकी कॉल क्या है आज के लिए? जी, मेरा व्यू इसमें बाय और डिप का रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट तकरीबन ₹2 भी नीचे मिलती है तो बाय कर लेना चाहिए। ऊपर की तरफ इसका टारगेट जो है वो तकरीबन हम ₹6 तक का रख सकते हैं। ठीक है।